सखी सहेली के मंच से आप सभी सखा भाइयों का और सखियों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं, नमस्कार करते हैं। और आज हमारे साथ हैं बहुत समय बाद सोनाली पाठक। तो सोनाली, तुमको भी मेरा प्यार भरा नमस्कार। मंजरी जी, आपको और बहुत सारे हमारे साथियों को, श्रोताओं को, सखियों को सोनाली पाठक का सब प्रेम नमस्कार। क्या हाल चाल है मंजरी? बिल्कुल बहुत अच्छे हाल चाल है, क्योंकि आजकल जो दिन चल रहे हैं, नवरात्र के चल रहे हैं, तो उसमें एक उत्साह भरा हुआ है, एक ऊर्जा से भरे हैं, ऊर्जा से भरे हुए हैं। और साथ में आज है दुर्गा अष्टमी है, सबने कन्या पूजन भी किया है जी। और साथ में रामनवमी का पर्व भी सबने धूमधाम से मनाया है जी। तो सब भक्ति में पूरा वातावरण है, तो अपने आप ही अंदर से बहुत ही अच्छा लगता है, एनर्जेटिक महसूस करते हैं। और जब है ना मंजरी, आप होते हैं, हम होते हैं और इतने सारे श्रोताओं का साथ होता है, तो अपने आप बहुत सुंदर अनुभूति मिलती है ना। बिल्कुल, बहुत सुंदर अनुभूति भी मिलती है। और जब आज तुमने बढ़िया सा प्रसाद खिला दिया तो तन मन सब एकदम प्रसन्न हो गया। और वाकई में तुमने बहुत मन से चीजें बनाई थी, तो ये हाथ का तुम्हारा हुनर है जो आज मुझे मिल गया वापस काफी समय बाद खाने को, है ना। जी, तो भगवान की कृपा हम सब पर बनी रहती है कि इसी तरह से हम भगवान की सेवा करते रहे, है ना। चलिए जल्दी से विषय की ओर बढ़ जाते हैं। बिल्कुल। तो देखो, हम लोग बात करने वाले हैं उपयोगी टिप्स में गर्मी में तन मन की शीतलता बनाए रखें, इसके बारे में बात करेंगे। और मुझे कुछ कहना में भोलेपन को भूलता बचपन। जो बच्चे आजकल भूल रहे हैं, उनमें से जो भोलेपन जो है, भोलापन जो है बच्चों का, वो कहीं दूर भागता नजर आ रहा है। बच्चे मोबाइल की दुनिया में इतने ज्यादा उलझ गए हैं कि हमारा जो बचपन था वो हमें बहुत भोलेपन से भरा हुआ था, हमारा बचपन। इस विषय पर हमारे बहुत सारे साथियों ने भी बहुत सारे कमेंट्स लिखे हैं, वो हम बाद में लेंगे। और एक कहानी पद्मश्री की, इसके अंतर्गत स्मृति रेखा चकमा बुनाई कलाकार है, इनके बारे में भी हम जानकारी देंगे। और एक विषय है आभूषण पहने सावधानी रखें, यानी महिलाओं का वीक पॉइंट है आभूषण। आभूषण के बिना हर महिला का जो है अधूरा होता है उनका सौंदर्य, ने उनकी बहुत चाहत होती है कि आभूषण पहने, पर उसके साथ में हमें कौन सी सावधानियां रखना है, इस विषय पर भी बहुत सारे हमारे साथियों ने, हमारे श्रोताओं ने, सखियों ने बहुत सारे संदेश लिखकर भेजे हैं। और देखो, आज है रामनवमी का पर्व, तो हमारी साथियों ने लिखकर भेजा है कि मंजरी वर्मा और सोनाली पाठक दोनों बहनों को अष्टमी पूजन की शुभकामनाएं। उनके चरणों, मतलब भगवान के चरणों में कुमकुम हल्दी अक्षत से हम पूजन करते हुए आशीर्वाद लेते हैं। तो सबका स्वागत और वंदन, अभिनंदन लिखते हैं, ये लिखती हैं। और इसी तरह हमारे श्रोता ने भी और आगे लिखा है कि आप सभी को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं, प्रभु श्री राम की कृपा हम सब पर बनी रहे। तो और हम भी सभी श्रोताओं को, सखियों को रामनवमी पर्व की बहुत सारी बधाइयां और शुभकामनाएं देते हैं। रामनवमी का पर्व जब आता है उस वक्त तो पुराना जमाना हमें बहुत याद आता है कि बहुत सारे हम लोग रामलीला देखने जाते थे और बहुत सारे उत्सव का आयोजन किया जाता है, लगते थे सोनाली, और झांकियां होती थी तरह तरह की। और जैसे तुमने रामलीला का बोला, तो उसका जो मंचन होता था वो अभी भी याद है कि इतना अच्छा लगता था कि जब हम लोग वहां जाते थे, देखते थे रावण आएगा और बजरंगबली उड़ेंगे और धनुष टूटेगा, इस स्वयंवर का सीन होगा। तो ये सब चीजें वहां जो देखी थी, वो कहानियां छोटी छोटी अपने दिमाग में बस गई। फिर घर में माता पिता सुनाते थे, फिर रामायण जब पढ़ना शुरू किया तब भी समझ में आ गया। तो ये जो पर्व होता है वो हमें अपनी संस्कृत से जोड़ कर रखता है। जी। और हमारे देखो एक साथी लिख रहे हैं कि नमस्कार के साथ लिखते हैं, मर्यादा, धर्म और आदर्शों के प्रतीक भगवान श्री राम के पावन जन्मोत्सव रामनवमी की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। प्रभु श्री राम के आशीर्वाद से आपका जीवन सदा सुख शांति समृद्धि से भरा रहे, यही कामना करते हैं। तो हम दोनों भी मिलकर यही कामना करते हैं कि सभी को रामनवमी की बहुत सारी बधाइयां और शुभकामनाएं। भगवान प्रभु राम की कृपा हम सब पर बनी रहे, हम सभी का जीवन आनंद से बीते। राम का गुणगान
सभ्यता का ध्यान धरिए, ध्यान धरिए, राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए, राम प्रभु की भद्रता का, सभ्यता का ध्यान धरिए, ध्यान धरिए, राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए। राम के गुण गुण चिरंतन, राम के गुण गुण चिरंतन, राम राम के गुण गुण चिरंतन, राम के गुण गुण चिरंतन, राम गुण सुमिरन रतन धन, राम गुण सुमिरन रतन धन, मनुजता को कर विभूषित, मनुज को धनवान करिए, ध्यान धरिए, राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए। तो सोनाली देखिए कितना प्यारा सा ये भजन हम लोग ने सुना कि राम का गुणगान करिए। वाकई में ईश्वर के साथ अपने आप को जोड़ कर रखेंगे तो आपके सारे कष्ट अपने आप दूर हो जाएंगे। पर होता ऐसा है कि जब हम दुख में होते हैं उस वक्त ही हमें भगवान की याद आती है ना। जब हमारा कोई गहना खो गया, किसी ने खींच लिया, तब हम प्रभु का नाम लेने लगते हैं। पर ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आप हर समय लीजिए, कुछ खोया ना हो तो भी आप लीजिए, तो भगवान आपके साथ रहेंगे, है ना। तो देखो तुमने आभूषण की बात जो छेड़ दी है तो बहुत सारी बातें याद आ गई, बहुत सारे किस्से याद आ जाते हैं। तो हमारे साथी देखो लिखते हैं कि चेन खींचने की घटनाएं तो आजकल आम हो गई हैं। हमारे घर पास एक गार्डन है जहाँ पर थोड़ा अंधेरा रहता है। वहीं पर एक महिला जो है वो गार्डन से लौट रही थी, तभी मोटरसाइकिल सवारों ने उसके गले की चेन खींच ली। रिपोर्ट दर्ज कराई पर चोर अचानक आज तक जो थे पकड़े नहीं गए। कितनी ही बार बुजुर्ग महिलाओं से गहने दुगने करने के चक्कर में चोर उचक के गहने लेकर चंपत हो जाते हैं। इसलिए असली गहने पहने तो सावधानी बहुत जरूरी है, बहुत बरतना जरूरी है। और इन्होंने जो बात का जिक्र किया कि जो बुजुर्ग महिलाएं, तो हमारे एक परिचित है, उनकी भी अम्मा जो थी गार्डन के पास घूम रही थी तो एक मोटरसाइकिल सवार आए। उन्होंने कहा कि अम्मा जो आपकी चूड़ियां है ना वो संभाल कर रखिए। बहुत सारे मैंने देखा है कि मोटरसाइकिल से बहुत सारे चोर उचक के यहाँ से घूम रहे हैं, आपसे छीन लेंगे। ऐसा करो मैं आपको निकाल दूं, मैं आपको आपके रुमाल में बांध कर देता हूँ। वो अम्मा बेचारी भोली थी, उन्होंने निकाल के दी चूड़ियां। उन्होंने कहा लाइए आपका ही रुमाल दीजिए, मैं अच्छे से बांध देता हूँ, आपके हाथ से गिर ना जाए। और बस बांधा और उनकी ही रुमाल और उनका ही गहना लेकर वो छूमंतर हो गए। ये इस तरह की जो ये तो तुमने एकदम किस्सा ताजा से ऐसा सुनाया, लेकिन ऐसे ही आजकल बहुत देख रहे हैं कि एक आएगा सिंपैथी दिखाएगा, दूसरा आएगा पीछे से झपट्टा मारेगा, वो तीसरे को पकड़ा देगा, इस तरह होता है। और सुबह सुबह हमने देखा है कि मॉर्निंग वॉक पर जाते समय अक्सर महिलाएं पहन लेती हैं आभूषण। तो उनसे यही कहना है कि भाई सुबह आप इतना आभूषण पहन के सुबह सुबह ना निकलें, क्योंकि उसी समय मौका होता है, वारदातें हो जाती है। और गर्मियों में जो सुनसान गलियां होती हैं उसमें बूढ़ी महिलाएं भी जा रही हैं, तो वो भी अक्सर इन हादसों का शिकार हो जाती हैं। तो बहुत ध्यान रखना चाहिए। यानी खासकर जब अकेले जा रहे हो
हो उस वक्त तो सोने चांदी के कीमती गहने ना पहने। एक हमारे साथी लिखते हैं कि आपने ठीक कहा कि आभूषण सावधानी से पहने, लेकिन आभूषण पहनती ही नहीं क्योंकि अगर कीमती गहना गिर गया तो याद रखो, याद भूल जाए तो टेंशन होती है, इसलिए एक ही सॉल्यूशन है, पहनो ही नहीं। और देखो ना, एक हमारी साथी लिखते हैं कि छोटे बच्चे गोद में हो तो कोशिश तो करें कि आप उस टाइप के जेवर ना पहने। कभी कभी बच्चों को गोद में लेने पर आपको चूड़ियां या आपके गले के सेट उन्हें चुभते हैं, जिससे बच्चे अनईजी फील करते हैं। मेरी एक श्रोता बहन ने ऐसा ही कुछ उल्लेख किया है, जो मेरे साथ भी हुआ था। बच्चा छोटा था और मैं उसे लेकर कहीं गई थी। कानों में छोटी छोटी बालियां थी और मुझे पता ही नहीं चला कि कब बच्चे ने हाथ मारा, और बल्कि उसकी मुट्ठी में वो आ गया और छोटी सी बाली थी, पता नहीं चला कि मुट्ठी में उसके बंधी रही। कुछ देर बाद जब उसकी मुट्ठी खुली तो मेरी कान की बाली नीचे गिर गई, यानी उसकी मुट्ठी में फंस के रह गई। तो और तब मुझे ध्यान आया, अरे ये तो मेरी बाली है। और मैं सचमुच उस समय बहुत दिनों तक बाली पहनना ही उन्होंने उस समय छोड़ दिया। तो कई बार हो जाता है कि बच्चा है छोटा और आपने पहन लिया, तो बच्चे अक्सर खेलते हैं उन आभूषणों से। बच्चे तो भोले होते हैं ना, उन्हें क्या मालूम होता है कि सोने का है या नकली है, वो तो बस खेलते हैं माँ के गहनों से, कह लीजिए। उस वक्त हमें बहुत सावधानी बरतना चाहिए। हमारे एक साथी ने लिखा है, मंजरी, मैं और मेरी श्रीमती जी एक विवाह समारोह में गए हुए थे। श्रीमती जी ने विद्यालय हुए थे। श्रीमती जी ने वहीं पर किसी की नजर उनके गहनों पर पड़ गई। जब हम वहां से वापस घर को जाने लगे तब वो दो बदमाश वहीं से हमारे पीछे लग गए। हमारे श्रीमती जी ने हमें बताया कि ये व्यक्ति हमारा पीछा कर रहा है। तब हम किसी परिचित वाले घर में रुक गए। देखिए, इन्होंने समझदारी दिखाई कि उन्होंने रुक गए, क्योंकि देखिए उनके पास में हथियार होते हैं, हम उनसे ज्यादा लड़ भिड़ भी नहीं सकते। तो समझदारी से ही हमें ऐसी सिचुएशन में काम लेना चाहिए। बिल्कुल। और देखो, जब कहीं जर्नी पर जा रहे हैं तो भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमें आभूषण नहीं सोने के लेके जाने। आप नकली, उसकी जगह नकली लेके जाइए या सिंपल जाइए। सादगी में भी खूबसूरती का अलग मजा आता है। फोटोग्राफ भी एकदम सिंपल से आते तो बहुत अच्छे लगते हैं, तो वो भी ध्यान रखना चाहिए। और इसी तरह हमारी एक साथी ने सुनाली और लिखा है कि आभूषण पहने सावधानी रखें। इसके लिए मुझे अपना समय याद आता है, जब बच्चे छोटे थे, गोदी में मेरे रहते थे और मैंने सच्चे मोतियों का सेट पहन लिया। तब मुझे इतना पता नहीं था कि बच्चों ने एक हाथ मारा और मेरी गले की माला टूट गई तो मोती बिखर गए। तब से ध्यान रखने लगे कि छोटे बच्चों के साथ, गोदी के बच्चों के साथ थोड़ा गहनों में सावधानी पहनना चाहिए, ऐसे पहने जो टूटने ना पाए। वाकई में मोती वगैरह के गहने बहुत रिस्की होते हैं कि छोटा सा मोती बच्चे ने मुंह में डाल लिया तो गले में टूट गया, तो बहुत रिस्क है। तो आप ऐसे गहने ना पहने। और अब गाना सुने। मिला है किसी का झुमका, ठंडे ठंडे हरे हरे नीम तले, हो सच्चे मोती वाला झुमका, ठंडे ठंडे हरे हरे नीम तले, सुनो क्या कहता है झुमका, ठंडे ठंडे हरे हरे नीम तले, मिला है किसी का झुमका। प्यार का हिंडोला यहाँ झूल गए नैना, सपने जो देखे मुझे भूल गए नैना, प्यार का हिंडोला यहाँ झूल गए नैना, सपने जो देखे मुझे भूल गए
जाने ना बेचारा झुमका, ठंडे ठंडे हरे हरे नीम तले, ओ मिला है किसी का झुमका, ठंडे ठंडे हरे हरे नीम तले, मिला है किसी का झुमका। सोनाली भाई देखो, मिला क्या तुमको झुमका? मुझे मिल गया, मंजरी का झुमका मिल गया। मुझे तुम्हारा मिल गया, क्योंकि आज हम दोनों ने झुमके ही पहन रखे। हाँ, तो ये एक हमारे साथी लिखते हैं मंजरी, आभूषण पहनते समय सावधानियां, त्वचा की सुरक्षा का ध्यान रखें। कुछ आभूषण खासकर जो नकली होते हैं उनसे एलर्जी हो सकती है। यदि लालिमा, खुजली या जलन हो तो तुरंत उतार दे। साथ ही उन्होंने कहा है कि त्वचा के लिए सुरक्षित आभूषण पहने, भारी आभूषण लंबे समय तक ना पहने। बहुत भारी हार या झुमके गर्दन और कानों में दर्द पैदा कर सकते हैं और लंबे समय तक पहनने से स्किन भी ढीली हो सकती है। बहुत सारी महिलाओं के कान भी कट जाते हैं ना, हाँ, बहुत ज्यादा भारी भारी होते हैं तो वो कट जाते हैं। तो सोनाली पढ़ लिया ना तुमने? नहीं, अभी है। और अच्छा, कि उन्होंने कहा है कि सोते समय आभूषण उतार दे। सोते समय आभूषण पहनने से आभूषण टूट सकते हैं, शरीर में चोट लग सकती है। खासकर चेन और अंगूठी निकाल कर सोए। पानी और केमिकल से बचाएं। नहाते समय, तैरते समय, काम करते समय आभूषण उतार दे। परफ्यूम, साबुन और हेयर स्प्रे से आभूषण खराब हो सकते हैं। और साथ ही उन्होंने लिखा है कि बच्चों की पहुंच से दूर रखें। आभूषण मुंह में डाल सकते हैं, सुरक्षित जगह पर रखें, लॉकर में रखें। साथ ही यात्रा के दौरान बहुत ज्यादा कीमती आभूषण पहनने से बचे। नियमित सफाई करें, गंदे आभूषण से त्वचा पर संक्रमण हो सकता है। साथ ही इन्होंने लिखा है कि भाई आभूषण सुंदरता बढ़ाते हैं, लेकिन सावधानी जरूरी है। सही उपयोग और देखभाल से आप सुरक्षित और स्टाइलिश दोनों रह सकते हैं। बिल्कुल। कितनी अच्छी टिप्स लेकर बिल्कुल। और हम लोग चर्चा भी इसीलिए यहाँ पर करते हैं कि जो हमारे सभी साथी और बहनें सुन रहे हैं तो वो इन चीजों को ध्यान रखें जी। और देखो, आजकल के समय में चोरी और लूटपाट की घटनाएं तो बहुत बढ़ रही है। तो भारी या कीमती आभूषण पहनकर जब भीड़ बड़े वाले रास्तों पर हम जाते हैं तो वो जोखिम भरा ही होता है। तो यात्रा करते समय और सार्वजनिक स्थानों पर कम और साधारण आभूषण पहनना अधिक सुरक्षित रहता है। और रात के समय जब अकेले बाहर निकलते हैं तो उस समय बहुत सावधानी रखनी चाहिए, है ना। तो इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। और देखो, कुछ लोगों को इनसे भी एलर्जी होती है। किसी को सोने की टॉप से भी एलर्जी होती है ना। तो अगर तो उनके पति बहुत खुश हो जाते हैं। हाँ, तो चलो हमारी पत्नी जी को तो भाई सोने से एलर्जी है, तो उन्हें ले ही देने की जरूरत नहीं है। देने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर वो कहेंगे अच्छा कान में नहीं तो हम अंगूठी लेंगे। तो ये देखिए, स्मार्ट उत्तर था आपका। तो बच नहीं सकते। कई बार होता है टॉप से एलर्जी होती है तो हम बाली पहनना शुरू कर देते हैं, है ना। और अगर बाली से हो गई एलर्जी तो फिर अब हस्बैंड तो खुश होंगे नहीं। जैसा मैंने अभी दे ही दिया आइडिया कि भाई अंगूठी बनवा दो, नहीं तो चूड़ी बनवा दो। वैसे आभूषण जो है ना हमारी सुंदरता में बढ़ोतरी करते हैं, पर कुछ लोगों की, कुछ व्यक्तियों की एक शख्सियत ऐसी होती है कि उनके कामों से उनके व्यक्तित्व में सुंदरता आ जाती है। तो आज हम बात करेंगे कहानी पद्मश्री की। इस सेगमेंट के अंतर्गत रेखा चकमा जो बुनाई कलाकार थी, तो उनके बारे में जानकारी हम आपको दे रहे हैं कि उन प्रेरणादायक महिलाओं में से हैं जिन्होंने अपनी कला और मेहनत से पारंपरिक बुनाई को नई पहचान दी। वे उत्तर पूर्व भारत की चकमा जनजाति से आती थी। हमारे साथी ने लिखकर भेजा है। क्या बात है। तो इसके साथ पहले हम एक गीत सुन लेते हैं, फिर आगे बढ़े। हाँ, सुनते हैं गीत। तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नजर ना लगे, चश्मे बद्दू। तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नजर ना लगे, चश्मे बद्दू। मुखड़े को छुपा लो आंचल में, कहीं मेरी नजर ना लगे, चश्मे बद्दू। अकेले फिरा करो, सबकी नजर से डरा करो। यूं न अकेले फिरा करो,
संभल कर चला करो। जुल्फों को गिरा लो गालों पर, मौसम की नजर ना लगे चश्मे बदू। तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नजर ना लगे चश्मे बदू। झलक जो पाता है राही वहीं रुक जाता है। एक झलक जो पाता है राही वहीं रुक जाता है। देख के तेरा रूप सलोना चांद भी सर को झुकाता है। देखा न करो तुम आईना, कहीं खुद की नजर ना लगे चश्मे बदू। तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नजर ना लगे चश्मे बदू। मुखड़े को छुपा लो आंचल में, कहीं मेरी नजर ना लगे चश्मे बदू। मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए, इस महीने 29 मार्च सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 29 मार्च सुबह 11 बजे मन की बात। तो सोनाली, हम लोग बात कर रहे थे कि बुनाई जो कलाकार हैं उनके बारे में बात करते हैं, और पता है कि सभी को, महिलाएं जितनी, उनको सबको ही स्वेटर बुनना बहुत पसंद है ना। तो अब हम ये देखते हैं कि ये किस तरह से हम बुनाई करती हैं। तो पद्मश्री स्मृति रेखा चकमा बुनाई कलाकार, त्रिपुरा की प्रसिद्ध चकमा करघा शाल बुनने वाली स्मृति रेखा चकमा को प्रतिष्ठित पुरस्कार पद्मश्री 2024 में सम्मानित किया गया था, इन्हें मिला था जी। और चकमा की रेखा के नाम से मशहूर उन्होंने अपना पूरा जीवन पर्यावरण के अनुकूल वनस्पति रंगों से रंगे सूती धागों को उत्कृष्ट पारंपरिक डिजाइनों में बदलने में बिताया। स्मृति रेखा चकमा का जन्म त्रिपुरा के एक साधारण चकमा परिवार में 20 सितंबर 1964 को हुआ। उनका बचपन आर्थिक कठिनाइयों के बीच बीता, लेकिन उनकी संस्कृति और परंपरा से जुड़ाव बेहद गहरा था। चकमा की बुनाई की दुनिया में यात्रा उनके बचपन से ही शुरू हो गई थी, जब वो अपनी दादी को सबसे पुरानी बुनाई मशीनों में से एक लोइनलूम को पारंपरिक नागा पद्धति का उपयोग करके कुशलतापूर्वक चलाते हुए देखती थी। और आज वो न केवल इस समृद्धि विरासत को आगे बढ़ा रही हैं, बल्कि अपना ज्ञान युवा पीढ़ी को भी दे रही हैं। स्मृति रेखा चकमा टिकाऊ प्रथाओं की मिसाल बन चुकी हैं, जो रंगाई के लिए जड़ों, बीजों, जड़ी बूटियों या पत्तियों को प्राप्त करने के लिए जंगलों की यात्रा करती हैं। उनकी सावधानी पूर्वक प्रक्रिया में प्राकृतिक स्रोतों से रंगों को सुखाना, पीसना और निकालना शामिल है, और वे अपनी रचनाओं में जैविक रंगों के उपयोग पर जोर देती हैं। क्या बात है। और अपनी कलात्मक प्रतिभा के अलावा चकमा ने उजैया जाधा नामक एक सामाजिक सांस्कृतिक संगठन की स्थापना की है, जिसका उद्देश्य बुनाई कला में प्रशिक्षण प्रदान
करके ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाना है। इस पहल के माध्यम से अपनी दादी से विरासत में मिली पारंपरिक तकनीकों को संरक्षित और प्रचारित करना चाहती है। और चकमा समुदाय में बुनाई केवल एक कला नहीं बल्कि जीवन का हिस्सा होती है और हर लड़की को बचपन से ही करघा संभालना सिखाया जाता है। स्मृति रेखा ने भी बहुत कम उम्र में अपनी माँ और परिवार की अन्य महिलाओं से बुनाई सीखी। परंपरा और आधुनिकता का संतुलन उनकी बुनाई और उनके वस्त्र न केवल स्थानीय स्तर पर बल्कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी सराही गई है। संघर्ष और आत्मनिर्भरता की यात्रा। स्मृति रेखा का जीवन आसान नहीं था। सीमित संसाधनों, सामाजिक बाधाओं और बाजार तक पहुंच की कमी के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने गांव की अन्य महिलाओं को भी प्रशिक्षित किया, उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का अवसर दिया। इससे न केवल उनकी कला को बढ़ावा मिला बल्कि पूरे समुदाय की आर्थिक स्थिति में भी सुधार आया। स्मृति रेखा चकमा ने सैकड़ों महिलाओं को बुनाई का प्रशिक्षण दिया, पारंपरिक कला को विलुप्त होने से बचाया, स्थानीय हस्तशिल्प को राष्ट्रीय पहचान दिलाई। उनका काम केवल कला तक सीमित नहीं था, ये महिला सशक्तिकरण और संस्कृति संरक्षण का प्रतीक है। और उन्हें बहुत सारे पुरस्कार भी मिले हैं। 2000 में भारत के महामहिम राष्ट्रपति से मास्टर वीवर पुरस्कार प्राप्त हुआ। 2018 में दिल्ली शिल्प परिषद द्वारा आयोजित साड़ी ऑफ इंडिया प्रदर्शनी में सूत्रकार सम्मान से सम्मानित किया गया। 2024 में पर्यावरण के अनुकूल लोई की कारीगरी के क्षेत्र में उनके काम के लिए उन्हें इनकी इस अनूठी सेवा और कला के संरक्षण के लिए भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया। ये सम्मान न केवल उनके व्यक्तिगत योगदान का प्रतीक है बल्कि पूरे चकमा समुदाय और पूर्वोत्तर भारत की कला के लिए गर्व का क्षण है। और स्मृति रेखा चकमा न केवल एक कुशल बुनकर है बल्कि वे एक ऐसी प्रेरणा है जो दिखाती है कि अपनी जड़ों से जुड़े रहकर भी विश्व स्तर पर पहचान बनाई जा सकती है। बिल्कुल, देखो उन्होंने अपनी कला को कितना सोनाली आगे बढ़ाया। और नहीं तो कैसे होता है ना, जैसे हम आम लोगों की एक इच्छा होती है कि हम अपने आभूषणों से अपनी पहचान बनाएं, पर अपने आभूषणों तक उन्होंने सीमित नहीं रखा बल्कि अपनी कला को आगे पहुंचाया। और सबसे जरूरी बात है कि उन्होंने पर्यावरण से जुड़ के उन्होंने जो रंगों का इस्तेमाल किया, प्रकृति से चुने गए रंगों से इस्तेमाल किया, इन्हें पर्यावरण का भी रक्षण कर रही है। साथ में ये जो कला है वो दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने का काम कर रही है और बहुत सारी महिलाओं को रोजगार मिल रहा है। और सोनाली, याद है कि हम लोग भी जाड़ों में बैठ के सुई लेके सलाइयां लेकर के स्वेटर बिना करते थे और कहीं भी कोई डिजाइन देखते थे किसी के स्वेटर की तो तुरंत उसमें आंखें गड़ा देते थे कि 2 फंदे सीधे तो 1 फंदा उल्टा, है ना। ऐसा कर करके हम लोग उसको डालने की कोशिश करते थे। और घर में तो मम्मी या भाभियां या चाची हैं, ये लोग तो बड़ी एक्सपर्ट होती थी। तुरंत देखा नहीं कि बस उन्होंने बिनाई करनी शुरू कर दी और बिल्कुल वही डिजाइन डाल देती थी। कितनी कलाकार थी ना वो। मुझे याद है अभी मुंबई आने के बाद में स्वेटर बुनाई वगैरह सब पीछे छूट गया क्योंकि यहाँ पर इतनी गर्मी होती है कि स्वेटर तो बहुत हम लोग पीछे छूट गए। स्वेटर बिनना, वरना क्रोशिया का काम और स्वेटर बिनना तो एक बहुत शौक हुआ करता था और खूब स्वेटर, शॉल और मफलर वगैरह बिने भी हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। पर आजकल भले ही अब हम स्वेटर या शॉल ना पहने पर उससे बहुत सारी कलात्मक चीजें भी बना सकते हैं। ब्रेक का वक्त हो गया है।
श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव, रस, संगीत यात्रा, संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स OTT पर। तो देखो, अब भूले बचपन की बात अगर करी जाए तो बचपन ऐसा है कि याद बहुत आता है कि वो दिन जो थे हमारे छोटे छोटे प्यारे प्यारे से हम मस्ती किया करते थे, वो अब पीछे छूट गए, लेकिन याद आते हैं। लेकिन जब बच्चों में वही चीज देखते हैं तो फिर वही यादें ताजा हो जाती है ना। बिल्कुल मंजरी, और मुझे तो कुछ गानों में भी भोलापन नजर आता है। आप पूछिए, तुम गगन के चंद्रमा मैं धरा की धूल हूँ, भाई कितना बड़प्पन है, कितना भोलापन है। आजकल कोई ऐसे किसी की ऐसी तारीफ करता है? नहीं करता। तो ये भोलापन हमारे अंदर जो है ना, हमेशा जीवित जो रखते ना, उनका व्यवहार में भोलापन होता है, उनकी सादगी, उनका भोलापन जो है ना, 4 लोगों में अलग ही नजर आता है। बिल्कुल सही कहा तुमने सोनाली। और कभी बचपन एक खुली किताब की तरह होता था और जिसके हर पन्ने पर हंसी, शरारत और मासूमियत लिखी होती थी। क्या बात। मिट्टी में खेलते हुए, बारिश में भीगते हुए और छोटी छोटी बातों पर खिलखिलाकर हंसते हुए बच्चे जैसे जीवन का असली अर्थ समझ लेते थे। और उस समय ना किसी बात की उन्हें चिंता होती थी ना सोनाली, और ना उन्हें भविष्य का डर। बस हर पल को वो लेने की, मतलब एक तरह से जीते थे। और सच्ची उनकी चाह होती थी कि जो समय मिला है खेल कूद का, उसे जी भर के जी ले, और जो फरमाइश करनी है वो कर दे, तो माता पिता तो पूरी कर देंगे, है ना। और आजकल के जो बच्चे हैं तो बेचारे डरे सहमे रहते हैं कि परीक्षा में अगर कम नंबर मिल जाएंगे तो माँ अलग डांटेगी, पिताजी अलग डांटेंगे, दादा दादी नाना नानी अलग डांटेंगे कि अरे 1 नंबर कैसे रह गया, अरे तुम डांस में कैसे पीछे रहेगी, गाने में कैसे पीछे रह गए, अरे परीक्षा में भी कम नंबर आए, पेंटिंग भी नहीं अच्छे से बनाई है। तो बच्चे भी थोड़े से दबाव में है ना। बिल्कुल। और मोबाइल की जो चमक है ना, वो तो जैसे उनकी आंखों से वो सादगी छीन ली है। अब कहानियां दादी की गोद में नहीं बल्कि स्क्रीन पर मिलती हैं। खेल के मैदान खाली हैं और कमरे के कोनों में सिमटा हुआ बचपन चुपचाप कुछ ढूंढता रहता है, शायद अपनी ही खोई हुई मासूमियत। और इन सब के लिए देखो हम लोग भी जिम्मेदार है। कहीं ना कहीं हमारी जो बहनें काम करती रहती हैं तो बच्चे को मोबाइल पकड़ा देती हैं, तो बच्चा पूरे टाइम उसमें व्यस्त हो गया, तो ना तो वो खेल रहा है, ना कोई कहानी सुन रहा है, ना आप उसके साथ खेल रहे हैं। तो उनका जो बचपन है, मासूमियत है, वो कहीं ना कहीं गुम होती जा रही है, शांत होती जा रही है। इसके पीछे हमारी भी बहुत सारी समस्या है कि मम्मियों को टाइम नहीं है। हाँ। पुराना जमाना याद है, जब हम खाना खिलाते थे बच्चों को तो एक किसी खिड़की के पास में उन्हें बिठा देते थे, तो बाद में उन्हें चिड़िया दिखाते थे, गौरैया दिखाते थे, कौवा दिखाते थे, तोता मोर दिखाते, उन्हें खाना खिलाते थे, गाने गुनगुनाते थे, उन्हें सब बताते थे, उनकी आवाज में ही हम उनके तोतले स्वर में उनके साथ बातें करते थे। तो अब अभी मम्मियों को टाइम ही नहीं है, दादी नानियों को भी टाइम नहीं है, तो वो कहते कि भाई मोबाइल चला दो, उसमें गाना लगा दो और ये खाना खा लेगा। पर क्या हो रहा है ना, इसके बहुत सारे नुकसान भी है। बच्चे वो मोबाइल देखने के चक्कर में इतना ज्यादा खाना खा ले रहे हैं ना, उन्हें स्वाद का पता चलता है, उन्हें पता ही नहीं है मीठा है या कड़वा है। या देखो कई बार तो सोनाली कुछ बच्चे हमने ऐसे भी देखे हैं कि वो मोबाइल देख रहे हैं या टीवी में कार्टून देख रहे हैं, खाने की थाली सामने रखी है, वो एक एक दाना चिड़िया की तरह टूंग रहे हैं और फिर थोड़ी देर बाद अब नहीं खाना, क्योंकि उनका सारा दिमाग तो उसमें लगा हुआ है। या फिर इतना ज्यादा खा लेते कि उन्हें मालूम है कि मम्मी हमें खाना जो है ना मोबाइल चलाने देती है खाना खाने के वक्त, तो उन्हें ऐसा लगता कि अरे चलो और देर तक मोबाइल देखने को मिलेगा, हमें मोबाइल में बहुत सारा हमें देखने के लिए मिलेगा, तो वो जितना उससे भी ज्यादा खाने लगे, इससे बच्चों में मोटापा भी बढ़ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो यानी कहना चाहिए कि मासूमियत तो जा ही रही जाए और साथ में शारीरिक जो स्थूलता है वो भी उनके लिए बढ़ती जा रही है और उनका जो बचपन है वो कहीं ना कहीं खोता जा रहा है। हमारे साथियों ने भी बहुत सारे संदेश लिखकर भेजे। तो एक हमारे साथी लिखते हैं मंजरी कि भोलेपन को भूलता बचपन, ये हकीकत में सही बात की। एक तरह से पहले बहुत सारे लोग भोलेपन का शिकार हुआ करते थे, पर आज देखने आता है कि छोटे बच्चे मानो बहुत कुछ जानते हैं, बचपन का भोलापन जैसे कम ही नजर आ रहा है। जैसे जैसे पीढ़ियां गुजर रही है वैसे ही भोलापन दूर होता दिखाई दे रहा है। कुछ शिक्षा विज्ञान का खास असर रहा है। आजकल तो कंप्यूटर मोबाइल का जमाना है, बच्चों में भोलापन कहाँ रहेगा, ये उनका मानना है। और हमारे एक साथी लिखते हैं
है कि भोलेपन को भूलता बचपन, कागज की नावें, बारिश का पानी, कहाँ खो गई वो बचपन की कहानी। मिट्टी में खेलना, हंसना बेफिक्री, अब बन गया सब जैसे कोई फिक्र। मोबाइल की दुनिया, स्क्रीन का जादू, छीन ले गया बचपन का वो साधु। ना खिलखिलाहट, ना वो शरारत, हर चेहरे पर अब जिम्मेदारी की आहट। कंधों पर बोझ किताबों का भारी, खो गई आंखों की चमक प्यारी प्यारी। छोटे छोटे दिल अब समझदार हुए, समय से पहले ही बड़े तैयार हुए। चलो फिर से वो पल वापस लाएं, बचपन को उसकी मुस्कान दिलाएं, भोलेपन की खुशबू फिर महकाएं, हर बच्चे को खुलकर जीना सिखाएं। क्या बात है। एक हमारे साथी लिखते हैं मंजरी, इन्होंने लिखा है कि बचपन भोलापन कब गुजर जाता है। मैं बहुत मोटा था, गाँव भी बड़े गोल मटोल थे गाल, और बहुत से लोग मुझे भोले बचपन गाल, जो बचपन में गाल खींचते थे और मोटे मोटे कहकर मुझे परेशान करते थे। लेकिन प्यार लगाओ परिवार और आजू बाजू वाले वजन ज्यादा होने के बावजूद भी मुझे उठाते थे। इस बचपन में जो भोलापन था, कभी रोता था, तो ये सब मेरी माँ ने बताया कि मेरा बचपन बहुत भोला था। क्या हर किसी का बचपन बहुत भोला होता है। तो चलो एक गीत सुन ले क्या? हाँ, एक भोला सा गीत सुनते हैं। नानी तेरी मानी को मोने गए, बाकी जो बचा था काले चोले गए। नानी तेरी मानी को मोने गए, बाकी जो बचा था काले चोले गए। तो बच्चों का ये प्यारा सा गाना याद आ गया ना, बचपन में हम लोग ने भी सुना था। हाँ, हम गाते भी थे गाने। एक हमारे साथी लिखते हैं मंजरी, बचपन किसी भी व्यक्ति की जीवन का सबसे सुनहरा दौर होता है जिसे वो कभी नहीं भूलता। हमारे बचपन में हमें हिदायत मिली हुई रहती थी कि खेलना बंद करके शाम होते ही घर के अंदर आ जाए, जबकि आजकल के बच्चे बाहर जाना ही नहीं चाहते। अब बच्चे खेलने कूदने के बजाय सिर्फ पढ़ाई करने और भविष्य की योजनाओं में व्यस्त है। डिजिटल स्क्रीन, मोबाइल गेम की लत के कारण बच्चों का सहज और मासूम बचपन गुमसा हो गया है। अतः प्रयास करके बच्चों को नियमित खेलने, मैदान पार्क में जाकर दौड़ने जैसी शारीरिक
गतिविधियों में सक्रिय रखे। और हमारे साथी भी लिखते हैं कि बचपन एक बहुत ही सुंदर और मासूमियत भरा दौर होता है। पहले बच्चों के सामने बड़े लोग बहुत सोच समझ कर बातें करते थे ताकि उनकी बातें बच्चे ना सुने, तो उनमें मासूमियत बनी रहती थी। अब बच्चे बड़ों के बीच में भी बैठे रहते हैं और सारी बातें सुनते हैं, अलग तरीके के प्रोग्राम टीवी में देखते हैं। उनके अंदर का बचपन अनायास ही खत्म होता जा रहा है। आजकल के माता पिता उतने सतर्क नहीं है कि वे खुद ही उनको सयाने और समझदार बनाने में लगे हुए हैं। उम्र के साथ सबको ये समझदारी आ जाती है, पढ़ाई लिखाई खेल सब में तो कंपटीशन की भावना ले ही आते हैं। यानी बड़ी अच्छी सी बात इन्होंने साझा करी है कि हमें क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। एक हमारे साथी लिखते हैं मंजरी कि भोलेपन को भूलता बचपन। भाई इस मामले में सब सोचते हैं कि यह सब तो भोलेनाथ की ही कृपा का परिणाम है, जबकि भोलेनाथ की नहीं बल्कि अपने अभिभावकों की एकल परिवार के चलते अभिभावकों की जरूरत से जनित कृपा ही है जो बालकों से उनके भोलेपन को उनसे छीन लिया है। और ऐसा हो भी क्यों ना, अरे शैशव काल से ही गैजेट से खेलते हैं बच्चे, कहाँ अपने मासूमियत को भी पहचान पा रहे हैं और हम भी उन्हें दाइयों नर्सरी में छोड़कर अपने दायित्व से मुक्त होते जा रहे हैं। फिर ऐसे में उनके भोलेपन की बात को बच्चे तो बच्चे अब अरे अभिभावक भी कहाँ समझ पा रहे हैं। और एक साथी हमारी लिखते हैं कि 3-4 साल की बच्ची को इटकू पिटकू चूहों के बच्चों की मजेदार काल्पनिक कहानी सुनवा रही थी, तो उसकी माँ बोली, मौसी जी ये वाली नहीं, कुछ आदर्शवादी वास्तववादी कहानी सुनवाइएगा, उसे वैज्ञानिक जो बनवाना है। मैं सुन सी हो गई। जन्म से लेकर 12 वर्ष की आयु बचपन कहलाती है। उसके प्रारंभिक 6 साल तो निश्चित ही मासूमियत, भोलापन और रम्यता से भरे रहने चाहिए, लेकिन आजकल ऐसा दिखाई देता है कि जीवन की आपाधापी में माता और पिता दोनों की नौकरी, रैट रेस जैसा फास्ट जीवन, कुव्वत से बड़ी महत्वाकांक्षा और मीडिया का अत्यंतिक बुरा प्रभाव, ऐसे अनेक कारण बचपन के भोलेपन को कुचला देते हैं और उनका सुरम्य बचपन छीन लेते हैं। सोनाली बहुत अच्छी सी बात लिखी कि जो उम्र होती है बचपन की उसी में ही उनको कहानियां सुनाएं तो बहुत अच्छा रहता है। लेकिन अब हम एक संदेश सुन लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। बसंत का किसले, कोयल की कूक और सुरों का श्रृंगार। विविध भारती पर छा रही है संगीत और बातचीत की बहार। रंग बसंती 8 मार्च से 31 मार्च तक विशेष प्रस्तुति, दिन में 12:05 पर। रंग बसंती। तो देखो मंजरी है ना हमारे हमारे एक साथी लिखते हैं कि बच्चों का बचपना और भोलापन आज के प्रतिस्पर्धी युग में एक गंभीर विषय है। पढ़ाई के बोझ, तकनीक और शहरीकरण के कारण बच्चे समय से पहले परिपक्व हो रहे हैं, जिससे उनकी मासूमियत, खेलने के पल और बेफिक्री गायब हो रही है। उनके मानसिक विकास को प्रभावित कर रही है। अत्यधिक पढ़ाई का दबाव, खुले मैदानों की कमी, डिजिटल स्क्रीन की लत ने बच्चों को स्वाभाविक खेल और मस्ती से दूर कर दिया है। बच्चों का मन निश्चल और भेदभाव रहित होता है, उन्हें ईश्वर के समान बनाता है। वे छोटी छोटी बातों में खुशियां ढूंढते, लेकिन अब वे जल्दी ही दुनियादारी और इस भोलेपन को खोने से बच्चों में तनाव, चिंता और चिंता मुक्त होकर जीने की क्षमता में कमी आ रही है। बचपन की मासूमियत जीवन को खुशहाल बनाती है और व्यक्तित्व का सही निर्माण करती है। बच्चों का उनका बचपना लौटाने के लिए खेल, प्रकृति और निश्चल प्रेम आवश्यक है। इसमें परिवार की बेहद अहम भूमिका होती है, जो धीरे धीरे अब छोटी और सिमट कर रह गई है। सोनाली, जब तुम पढ़ रही थी तो मुझे लग रहा था कि इस प्रोग्राम में बच्चों को बैठा के रखना चाहिए आज के दिन। कम से कम सुनो तुम लोग कि हम लोग क्या बोल रहे हैं, है ना। पर वो बहुत स्मार्ट हो गए, भाग जाएंगे वो मोबाइल में कुछ और इसको डाउन करके और रेडियो अलग बजेगा, वो कुछ और देखेंगे। लेकिन बच्चों को सुनाना चाहिए ये प्रोग्राम कि उनको बहुत समझदारी मिलेगी, ज्ञान मिलेगा, ऐसा नहीं है। तो हमारे एक साथी लिखते हैं कि भोलेपन को भूलता बचपन, ये हकीकत में सही बात कही है। एक तरह से पहले और बहुत सारे लोग भोलेपन का शिकार हुआ करते थे, पर आज देखने में आता है कि छोटे छोटे बच्चे मानो बहुत कुछ जानते हैं। बचपन का भोलापन जैसे कम ही नजर आ रहा है। जैसे जैसे पीढ़ियां गुजर रही हैं वैसे ही भोलापन दूर होता दिखाई दे रहा है। कुछ शिक्षा विज्ञान का खास असर रहा है और आजकल तो कंप्यूटर, मोबाइल का जमाना है। बच्चों में भोलापन कहाँ रहेगा। और सही बात है, सोशल मीडिया भी बच्चों
बच्चे फर्जी अकाउंट बना के पहुंच जाते हैं कि मैं बड़ी उम्र का हूँ, तो इस तरह की भी हरकतें करते हैं, तो बच्चों का भोलापन कहाँ रह गया। मुझे तो लगता है कि 1-2 घंटे का बैन लगा देना चाहिए बच्चों को घर में कि नहीं जाओ तुम लोग बाहर खेलो। कुछ देशों ने इस पर पहल करना शुरू कर दिया है। हमें दूसरों की पाबंदी से बचाए अगर हम ही उन्हें अगर समय देंगे, क्योंकि बच्चे ना सब कुछ अपने बड़ों का अनुसरण करते हैं, है ना। तो हमें खुद पहल करना चाहिए कि जब बच्चे हो साथ में तो उनके साथ क्वालिटी टाइम बिताए। हम भी अपने मोबाइल फोन को बाजू में रख दे, अगर जरूर असर हो सके तो बच्चों को अपने हाथ से खाना खिलाए, फिर वही लोरी सुनाए, फिर वही कहानियां सुनाए, तो फिर से बच्चों का भोलापन लौट आ सकता है। बिल्कुल। और जो हम लोग एक दूसरे को बोल करके कहानियां सुनाते हैं ना, तो उसका तो बहुत ही मजा आता है, बच्चों को बहुत जल्दी से याद हो जाती है सुनाना। और हमारे पास एक बच्चा आता है तो उसको, वो अभी 17 महीने का है, तो उसको एक दिन हमने कहा कि कुछ शैतानी कर रहा था, वही मोबाइल देखना है उनको, अपना वीडियो देखना। हमने छोटा सा वीडियो बना लिया, उसे मोबाइल देखना था मेरा। मैंने कहा नहीं, जब दिखाऊंगी, जब एक कहानी सुनोगे। अब वो समझता नहीं, कुछ नहीं पता नहीं, लेकिन वो कौवा बोल लेता है और पानी को पा बोलता है। तो मैंने कहा एक कौवा था, वो कौवा कौवे को कौवा कहता है। तो मैंने कहा एक कौवा था, उसको पा चाहिए था, उसको पा दिखा घड़े में, उसने पानी पिया, वो फिर से पा पिया और फिर से उड़ गया। तो कहता वाह वाह वाह, ताली ऐसे करके वाह वाह करके ताली बजाई। तो कहता अब इशारा कर रहा, मोबाइल चाहिए, मोबाइल चाहिए। उसे कंकड़ डालना नहीं बताया? कंकड़ डालना भी इसी बताया, क्योंकि कंकड़ वो बोलना नहीं जानता था। कौवा को कौवा बोल रहा है और पानी को पा। तो मैंने अभी से उसको एक कहानी सुना के ये वाली आदत डाल दी कि अब तुम बड़े हो जरा बोलने लग जाओ तो मैं तुम्हें कहानी सुनाती हूँ। कितना भूलापन वाली बात आपने कही, सच में। और अब गाना? जहाँ मैं जाती हूँ वहीं चले आते हो, चोरी चोरी मेरे दिल में समाते हो। ये तो बताओ कि तुम मेरे कौन हो। जहाँ मैं जाती हूँ वहीं चले आते हो, चोरी चोरी मेरे दिल में समाते हो। ये तो बताओ कि तुम मेरे कौन हो। दिल की दिल से लगन की ये बात है, प्यार की राह रस्म की ये बात है। मुझसे न पूछो कि तुम मेरे कौन हो। किया है। ओ मैंने क्या बुरा किया है, दिल देकर ही दिल ले लिया है, दिल देकर ही दिल ले लिया है। किसी बड़े ज्ञानी ध्यानी को बुलाओ, अभी अभी यहाँ फैसला कराओ। मुझसे न पूछो कि तुम मेरे कौन हो। जब हुए दीवाना
माने। जहाँ मैं जाती हूँ वहीं चले आते हो, चोरी चोरी मेरे दिल में समाते हो। ये तो बताओ कि तुम मेरे कौन हो। मुझसे न पूछो कि तुम मेरे कौन हो। मंजरी, हमारे एक सखी ने लिखा है, नहीं सखियों, हम अभी भी अपनी नन्ही परी को कहानी भी सुनाते हैं और चिड़िया और तितली भी दिखाते हैं और सब कलर के फूल पौधे भी दिखाते हैं। क्या बात है, बिल्कुल बहुत सुंदर सी बात लिखी आपने। तो भाई अब तो थोड़ी सारे हम सखियों को, श्रोताओं को धन्यवाद कहते हैं। बिल्कुल देंगे। इतनी सुंदर इनकी लेखनी इतनी समृद्ध है और इनके जो कमेंट्स होते हैं, इनकी टिप्पणियां होती है, इन्हीं के कारण कार्यक्रम में एक सुंदर सी रंगत आ जाती है, बिल्कुल जान आ जाती है जी। और जान जब गर्मियों में बॉडी गर्म हो जाता है ना, जैसे तुम थोड़ी देर पहले कह रही थी बहुत गर्मी लग रही है स्टूडियो में, तो हम लोग तुमको बोल रहे थे कि थोड़ा सा कपड़ा गीला कर लो, मुंह पोंछ लो, ठंडक लगेगी, है ना। तो कुछ ऐसे ही गर्मी में तन को शीतल कैसे रखे जाए उसके बारे में तो हमारे साथियों ने बहुत सारा लिख रखा है। तो एक लिखते हैं कि शरीर को ठंडा, अंदर से ठंडा रखें, प्यास लगे तब नहीं, दिन भर थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहें। नारियल का पानी, छाछ, बेल का शरबत, ये सिर्फ स्वाद ही नहीं शरीर का ताप संतुलित करते हैं। खीरा, तरबूज, ककड़ी, ये प्राकृतिक कूलिंग एजेंट हैं। खान पान में बदलाव, यानी तला भुना मसालेदार खाना जो है वो कम खाएं, ये शरीर में गर्मी बढ़ाते हैं। हल्का सादा खाना अपनाएं, दाल, सब्जी, दही और ये चीज खाएं। और बहुत ज्यादा चाय, कॉफी से आपको बचना चाहिए, डिहाइड्रेशन बढ़ाती है। और बाहर से भी ठंडक, यानी हल्के रंग के ढीले कपड़े पहनना बेहतर है और कॉटन सबसे अच्छा होता है। सूती कपड़ा पहने जो पसीना सोखता है। और सीधे धूप में निकलना हो तो सिर ढकना बहुत जरूरी है। आप छाता जी लेकर चल सकते हैं। और दोपहर की तेज धूप 12 से 4 बजे से का समय जो होता है उसमें आपको खासकर ध्यान रखना है, आप बचें और ठंडे पानी से नहाएं या गीला कपड़ा रखे, राहत देता है। और नींद पूरी लें और शरीर को संतुलित करती है। इस तरह से आपको बहुत सारा ध्यान रखना है। बहुत सही बात इन्होंने लिखकर भेजी। और मंजरी जी, उन्होंने बेल के शरबत के बारे में लिखी है ना, तो बेल का शरबत बहुत रामबाण उपाय है गर्मी से बचने के लिए, तो जरूर पीना चाहिए। और एक हमारे साथी लिखते हैं कि गर्मी के मौसम में तन को शीतल बनाए रखने के लिए अपनी दिनचर्या में कुछ सरल बदलाव करना चाहिए। पर्याप्त पानी पीना चाहिए, तरबूजा और खीरा जलयुक्त फलों का सेवन करना चाहिए। वही उन्होंने कहा है कि धूप से बचने के लिए दिन के समय बाहर ना निकले, अगर जाना ही है तो हाथ पैर ढक कर निकले। और छोटी छोटी सावधानियों से हम गर्मी का असर कम कर सकते हैं। और हम एक गीत के साथ भी असर कम कर सकते हैं। तो सोनाली, अब कार्यक्रम का समय बिल्कुल समाप्त हो चुका है, तो सभी से लेते विदा। सभी को मंजरी वर्मा और सोनाली पाठक का नमस्कार। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
सखी सहेली।